नमस्कार दोस्तों, स्टडी विथ मस्ती चैनल पर आप सभी लोग का स्वागत है। और आज हम लोग देखेंगे शाहजहां को। और चलिए आगे बढ़ने से पहले दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और देखिए, आराम से देखना है, इसीलिए हम देख रहे होंगे कि मेरी वीडियो छोटी छोटी पार्ट्स में होती हैं ताकि आदमी पढ़ते रहे, उसको समझ में न, क्योंकि आधा घंटा 1 घंटा की वीडियो बहुत होती है। तो शाहजहां देख रहे हैं, शाहजहां का कार्यकाल जो है 1627 से 1657 ईस्वी तक है। अर्थात इसका कार्यकाल जो है 30 साल तक रहा। जहांगीर के बाद सिंहासन पर शाहजहां बैठा। जोधपुर के शासक मोटा राजा उदय सिंह की पुत्री, देखिए ये सब चीज बहुत ज्यादा मायने नहीं रखता है। जो सब अभी हम लोग देख रहे हैं, जोधपुर के शासक मोटा राजा उदय सिंह की पुत्री जगत गोसाई के गर्भ से 5 फरवरी इतने को खुर्रम अर्थात शाहजहां का जन्म लाहौर में हुआ। खुर्रम का विवाह आसफ खां की पुत्री अर्जुमंद बानो बेगम से हुआ। शाहजहां का पहले का नाम खुर्रम था, ओरिजिनल नाम खुर्रम था, शाहजहां प्रचलित हुआ। देखिए, तो जगत गोसाई इसकी माता हुई और आसफ खां की पुत्री अर्जुमंद बानो बेगम से हुआ। ये इसकी इनकी पत्नी है शाहजहां की, जिसे शाहजहां ने मलिका ए जमानी की उपाधि प्रदान की। अपने पत्नी को मलिका ए जमानी की उपाधि प्रदान की। आगे चलते हैं। 7 जून 1631 ईस्वी में प्रसव पीड़ा के कारण उसकी मृत्यु हो गई। इसकी पत्नी की प्रसव पीड़ा, जिससे मैंने इसका देखिए 12 में विवाह हुआ और 31 में इसकी पत्नी गुजर गई। तो यही मैं आपसे कह रहा था कि ये सब चीज़ याद नहीं रखना, बस ये देखिए कि इन्होंने क्या काम किया, इनकी शासन प्रणाली पद्धति क्या थी, ये सब चीज़ें जो हैं, कब इनकी पत्नी इनका विवाह हुआ, कब मर गई, ये सब चीज़ बहुत काम की चीज़ नहीं। यही स्मार्ट स्टडी में केयर करना पड़ता है। अगर आप याद रखें कि कब जन्म लिए, कब मरे, कब क्या क्या, हाँ, जो मुख्य मुख्य चीज़ें हैं उनको याद रखना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि महात्मा गांधी कब जन्म लिए, या शाहजहां या अकबर का कार्यकाल कब शुरू होता है। जन्म नहीं, जन्म बहुत महत्वपूर्ण नहीं, ये कार्यकाल, जिससे आदमी जिसे कहा जाता है कर्म प्रधान है, उसी प्रकार से। आगे चलिए। 4 फरवरी 1628 ईस्वी को शाहजहां आगरा में अबुल मुजफ्फर शहाबुद्दीन मोहम्मद साहिब किरण ए सानी की उपाधि प्राप्त कर सिंहासन पर बैठा। तो वही 27-28 देख रहे हैं ना। 1627 को आगरा में सिंहासन पर बैठा। चलिए आगे चलते हैं। शाहजहां ने आसफ खां को वजीर पद एवं महावत खां को खानखाना की उपाधि प्रदान की। आसफ खां को वजीर पद, और आसफ खां कौन था? आसफ खां इसके जो है ससुर थे। देख रहे ना, आसफ खां की पुत्री अर्जुमंद बानो बेगम से हुआ था इसका विवाह। और वही आसफ खां को जब ये गद्दी पर बैठा तो अपना वजीर बना दिया। बहुत तगड़ा भाई भतीजावाद था। इसने नूरजहां को 2 लाख रुपए प्रति वर्ष की पेंशन देकर लाहौर जाने दिया। नूरजहां, इससे पहले देख रहे हैं नूरजहां, एक बहुत पूछा जाता है कि नूरजहां का मूल नाम क्या था, तो मेहरुनिसा। नूरजहां को 2 लाख रुपए उस समय, समझ रहे ना, उस समय 2 लाख रुपए प्रति वर्ष पेंशन देकर लाहौर जाने दिया, जहां 1645 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो गई। अपनी बेगम मुमताज महल की याद में शाहजहां ने ताजमहल का निर्माण आगरा में उसकी कब्र के ऊपर करवाया। तो ताजमहल का निर्माण जो है कब्र के ऊपर हुआ है। उस्ताद ईसा ने ताजमहल की रूपरेखा तैयार की थी। देखिए, ये सब चीज़ें याद हैं, महत्वपूर्ण है। अपनी बेगम मुमताज महल की याद में शाहजहां ने ताजमहल का निर्माण आगरा में उसकी कब्र के ऊपर करवाया। उस्ताद ईसा ने ताजमहल की रूपरेखा तैयार की थी। आगे चलते हैं।
ताजमहल का निर्माण करने वाला मुख्य स्थापत्य कलाकार उस्ताद अहमद लाहौरी था। तो ये रूपरेखा तैयार करने वाले उस्ताद ईसा थे। ये याद रखिए, ताजमहल एक विश्व विरासत स्थल है, इसलिए थोड़ा सा इसके बारे में जानकारी रखना। उस्ताद ईसा ने ताजमहल की रूपरेखा तैयार की थी। ताजमहल का निर्माण करने वाला मुख्य स्थापत्य कलाकार उस्ताद अहमद लाहौरी था। तो ईसा रूपरेखा हो गई और अहमद लाहौरी जो है ये निर्माण करने वाले मुख्य स्थापत्य कलाकार थे। मयूर सिंहासन का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। इसका मुख्य कलाकार भी बादल खां था। तो यहाँ से ये पूछा जाता है कि मयूर सिंहासन का निर्माण किसने करवाया था? तो शाहजहां ने करवाया था। बादशाह के सिंहासन के पीछे पितरा दुरा के जड़ाऊ काम की एक श्रृंखला बनाई गई थी, जिससे पौराणिक यूनानी देवता आर्फियस को वीणा बजाते हुए चित्रित किया गया है। ये सब सजाने वजाने की काम था। तो मेन ये देखिए कि मयूर सिंहासन का निर्माण जो है शाहजहां करवाया था। ये खूब पूछा जाता है। शाहजहां के शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा जाता है। शाहजहां द्वारा बनवाई गई प्रमुख इमारतें हैं दिल्ली का लाल किला। लाल किला जहाँ से देखते हैं, लाल किला से कब भाषण दिया जाता है बताइए? तो दिल्ली का लाल किला दीवाने आम, दीवाने खास, आम और खास दोनों बनवाया था। दिल्ली का जामा मस्जिद, आगरा का मोती मस्जिद, ताजमहल एवं लाहौर किला स्थित शीश महल आदि, ये सभी जो है शाहजहां बनवाया था। इसीलिए इसको इसके काल को, शासन काल को स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा जाता है। देख रहे हैं ना क्या क्या बनवाया है? यही चीज महत्वपूर्ण है। आपको पहचानना है कि क्या महत्वपूर्ण है, उसके बाद उस पर काम करना है। तो दिल्ली का लाल किला, तो देखिए दिल्ली का लाल किला दीवाने आम, दीवाने खास, दिल्ली का जामा मस्जिद, आगरा का मोती मस्जिद, यहाँ पर कामा होना चाहिए था, ताजमहल एवं लाहौर किला स्थित शीश महल। लाहौर के किला में जो शीश महल स्थित है उसकी बात कर रहा है। हुमायूं के मकबरा को ताजमहल का पूर्ववर्ती माना जाता है। शाहजहां का से पूर्ववर्ती जो हुमायूं था, तो हुमायूं के मकबरा को ताजमहल का पूर्ववर्ती माना जाता है। आइए आगे चलते हैं। शाहजहां ने 1632 ईस्वी में अहमदनगर को मुगल साम्राज्य में मिला लिया। अहमदनगर, आगे चलते हैं। शाहजहां ने 1638 ईस्वी में अपनी राजधानी को आगरा से दिल्ली लाने के लिए यमुना नदी के दाहिने तट पर शाहजहानाबाद की नींव डाली। तो देख रहे हैं कि शाहजहां जो है आगरा में सिंहासन पर बैठा और दिल्ली, देखिए ये सब संकेत होते हैं। देख रहे हैं कि दिल्ली में खूब बनवाया लाल किला और ये सब सारी चीज़ें जो हैं। तो दिल्ली का जामा मस्जिद, तो उसके बाद क्या किया कि अपनी राजधानी को आगरा से उठाकर ले आ दिया दिल्ली में। और इसके लिए क्या किया, यमुना नदी के दाहिने तट पर शाहजहानाबाद की नींव डाली। आगरा के जामा मस्जिद का निर्माण शाहजहां की पुत्री जहां आरा ने कराई। तो देखिए दिल्ली का जामा मस्जिद शाहजहां बनवाया और आगरा की जामा मस्जिद का निर्माण शाहजहां की पुत्री जहां आरा ने कराई। ये जब छोटे छोटे प्रश्न पूछ लेते हैं तो बहुत काम आते हैं, नहीं आता तो आदमी का माने माथा ठनक जाता है। शाहजहां के दरबार के प्रमुख चित्रकार मोहम्मद फकीर एवं मीर हासिम थे। प्रमुख चित्रकार जो है मोहम्मद फकीर एवं मीर हासिम थे। आगे चलते हैं। शाहजहां के दरबार में बंशीधर मिश्र एवं हरिनारायण मिश्र नाम के दो संस्कृत
के कवि थे। माने मुस्लिम शासकों के दरबार में संस्कृत के कवि, ये बहुत अच्छी बात है। तो ये उनकी सहिष्णुता को दर्शाता है। शाहजहाँ के दरबार के प्रमुख चित्रकार मोहम्मद फ़कीर और मीर हासिम थे। शाहजहाँ के दरबार में बंशीधर मिश्र एवं हरिनारायण मिश्र नामक दो संस्कृत के कवि थे। आइए आगे चलते हैं। जो चीज़ धीरे धीरे पढ़ेंगे आराम से, वही चीज़ आपके पास रहती हैं। नहीं तो स्पीड में जितने तेज़ी से पढ़ेंगे तो जितने स्पीड में आते उतने तेज़ी से आगे निकल जाती है। शाहजहाँ ने संगीतज्ञ लाल खां को शाहजहाँ ने संगीतज्ञ लाल खां को गुण समंदर की उपाधि एवं संगीतज्ञ जगन्नाथ को हिंदी का कवि भी था को महाकविराय की उपाधि से सम्मानित किया था। तो ये चलिए छोड़ दिए। शाहजहाँ ने संगीतज्ञ लाल खां गुण समंदर की उपाधि तथा संगीतज्ञ जगन्नाथ को। अब देखिए, शाहजहाँ के पुत्रों में दारा शिकोह सर्वाधिक विद्वान था। दारा शिकोह का नाम आप लोग सुनते हैं, तो ये शाहजहाँ के पुत्र थे। और शाहजहाँ का मूल नाम खुर्रम था। शाहजहाँ के पुत्रों में दारा शिकोह सर्वाधिक विद्वान था। इसने भगवत गीता, योग वशिष्ठ, उपनिषद एवं रामायण का अनुवाद फारसी में करवाया। इसने सर-ए-अकबर महान रहस्य नाम से उपनिषदों का अनुवाद करवाया था। दारा शिकोह कादिरी सिलसिले के मुल्ला शाह बदख्शी का शिष्य था। दारा शिकोह जो है कादरी सिलसिले के मुल्ला शाह बदख्शी का शिष्य था। तो मुख्य रूप से ये जानिए कि दारा शिकोह जो है शाहजहाँ का पुत्र था और ये विद्वान था, और भगवत गीता और बहुत सारे किताबों का, उपनिषद एवं रामायण का फारसी में अनुवाद करवाया। आगे चलते हैं। शाहजहाँ ने दिल्ली में एक कॉलेज का निर्माण एवं दारुल बका नामक कॉलेज की मरम्मत कराई। दारुल बका नामक कॉलेज की मरम्मत कराई। आगे चलते हैं। सितंबर 1657 ईस्वी में शाहजहाँ के गंभीर रूप से बीमार पड़ने और मृत्यु का अफवाह फैलने के कारण उसके पुत्रों के बीच उत्तराधिकार का युद्ध प्रारंभ हुआ। उस समय शुजा बंगाल, मुराद गुजरात एवं औरंगजेब जो है दक्कन में था। तो औरंगजेब का जो नाम आता है ये शाहजहाँ का पुत्र है। देखिए, 15 अप्रैल 1658 ईस्वी में दारा एवं औरंगजेब के बीच धर्मट का युद्ध हुआ। इस युद्ध में दारा की पराजय हुई। भाई औरंगजेब आज के समय में सुनते ही नाम एक बलिष्ठ और कट्टर आता है, तो कैसे दारा को जीतने लगे। दारा एक विद्वान और सहिष्णु आदमी था। तो जब अफवाह फैल गई कि पिता की मृत्यु हो गई है, तो पुत्रों में जो है गद्दी के लिए लड़ाई होने लगी। वही जो है धर्मट का युद्ध हुआ 1658 ईस्वी में, और दारा और औरंगजेब के बीच हुआ, जिसमें दारा पराजय हुआ अर्थात औरंगजेब विजय हुआ। सामूगढ़ का युद्ध 1658 ईस्वी को दारा एवं औरंगजेब के बीच हुआ। इस युद्ध में भी दारा की हार हुई। उत्तराधिकार का अंतिम युद्ध देवराई की घाटी में 1659 ईस्वी को हुआ। इस युद्ध में दारा के पराजित होने पर उसे इस्लाम धर्म की अवहेलना करने के अपराध में 1659 ईस्वी को हत्या कर दी गई। दारा शिकोह ने अपना निर्वासित जीवन अलवर राजस्थान के कंकड़बाड़ी किला में बिताया। इस किले का निर्माण जय सिंह द्वितीय ने किया था। तो 1659 ईस्वी में हत्या कर दी गई। आगे चलते हैं। शाह बुलंद इकबाल किंग ऑफ लाफ्टी फॉर्चून के रूप में दारा शिकोह को जाना जाता है। शाह बुलंद इकबाल किंग ऑफ लाफ्टी फॉर्चून के रूप में दारा शिकोह जाना जाता है।
तो अलग अलग नाम से जाना जाता है इन लोगों को। देखिए, शाह बुलंद इकबाल, किंग ऑफ लॉफ्टी फॉर्च्यून के रूप में सिखों को जाना जाता है। औरंगजेब ने शाहजहां को बंदी बना लिया। देख रहे हैं, पुत्र ही पिता को बंदी बना रहा है। औरंगजेब ने शाहजहां को बंदी बना लिया। आगरा के किले में अपने कैदी जीवन के 8वें वर्ष अर्थात 66 को 74 वर्ष की अवस्था में शाहजहां की मृत्यु हो गई। ये जो 1627 से 57 वाला जो देख रहे थे, ये इनका शासन काल था। और ये इनका माने जो अंतिम, तो देखिए अफवाह फैल गई कि पिता की मृत्यु हो गई है। पिता की मृत्यु की अफवाह के बाद पुत्रों में गद्दी के लिए झगड़ा हुआ। पुत्रों में दारा शिकोह और औरंगजेब के बीच लड़ाइयाँ हुई और इसमें क्या हुआ कि औरंगजेब विजयी रहा। 2-3 युद्ध हुए, फिर औरंगजेब जो है दारा शिकोह की हत्या कर दी। फिर बाद में अपने पिता शाहजहां को ही अंग्रेज ने क्या कर लिया, बंदी बना लिया और आगरा के किले में उनको बंद करवा दिया। और उसके बाद में 1666 ईस्वी में मृत्यु होती है। देखिए, अब औरंगजेब का आता है। औरंगजेब का जन्म इतने को हुआ, दोहरा गुजरात नामक स्थान पर हुआ था, दोहाद। तो हमको इससे क्या मतलब है कि इसका जन्म कब हुआ था। इसका जन्म छोड़ दीजिए, इसका शासनकाल देखिए। यही मैं आपको बता रहा था कि 58 से 1707 लंबा समय तक, लगभग 50 वर्ष तक बैठा है। औरंगजेब के बचपन का अधिकांश समय नूरजहां के पास बीता। देख लीजिए, औरंगजेब के बचपन का अधिकांश समय नूरजहां के पास बीता। फारस के राजघराने की दिलरस बानो बेगम के साथ औरंगजेब का निकाह हुआ। 37 में औरंगजेब का निकाह हो गया दिलरस बानो बेगम। आगरा पर कब्जा कर जल्दबाजी में औरंगजेब ने अपना राज्याभिषेक अबुल मुजफ्फर मुहउद्दीन मुजफ्फर औरंगजेब बहादुर आलमगीर की उपाधि से 1658 ईस्वी को कराया। देवराई के युद्ध में सफल होने के बाद औरंगजेब ने दिल्ली में प्रवेश किया। शाहजहां के शानदार महल में ईस्वी को दूसरी बार राज्याभिषेक करवाया। तो ये देखिए, कहने का मतलब कि जानते हैं 2 बार राज्याभिषेक करने की जरूरत क्यों पड़ी। कहने का मतलब कि पहला ये आगरा में अपना राज्याभिषेक करवाया और दूसरी बार दिल्ली में अपना राज्याभिषेक करवाया। तो भाई लड़ाई हो रही थी गद्दी के लिए, जल्दी जल्दी में सबको हरा के जेल में बंद करके अपना राज्याभिषेक किया आगरा में पहली बार। उसके बाद जब मूल जो शाहजहां शासन करता था वो दिल्ली से शासन करता था, तो फिर बाद में ये जब दिल्ली गया तो दूसरी बार राज्याभिषेक करवाया। कहाँ से? दिल्ली से। औरंगजेब के गुरु थे मीर मोहम्मद हकीम। औरंगजेब सुन्नी धर्म को मानता था, उसे जिंदा पीर कहा जाता था। तो मुस्लिम धर्म में शिया और सुन्नी 2 धर्म माने सेक्ट आते हैं। जय सिंह एवं शिवाजी के बीच पुरंदर की संधि 1665 ईस्वी को संपन्न हुई। शिवाजी धीरे आ रहे हैं। जय सिंह एवं शिवाजी के बीच पुरंदर की संधि 1665 ईस्वी को संपन्न हुई। और देखिए कि ये 59 में, अर्थात औरंगजेब, शिवाजी, जय सिंह ये सब अब समकालीन होंगे। 1666 ईस्वी को आगरा के किले के दीवान ए आम में, आगरा के किले के दीवान ए आम में औरंगजेब के समक्ष शिवाजी उपस्थित हुए। तो दीवान ए आम जो है आगरा में है। यहाँ शिवाजी को कैद कर जयपुर भवन में रखा गया। इस्लाम नहीं स्वीकार करने के कारण सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर की हत्या औरंगजेब ने 1675 ईस्वी में दिल्ली में करवा दी। तो इस्लाम नहीं स्वीकार करने के कारण सिखों के 9वें गुरु, तो ये आता है कि ये पूछा जाता है कि गुरु तेग बहादुर की हत्या किसने करवाई, तो औरंगजेब ने करवाया। और क्यों करवाया, देख रहे हैं कि इस्लाम धर्म उन्होंने स्वीकार नहीं किया। दोनों लोगों को, शिवाजी को भी क्या कर, औरंगजेब के समक्ष उपस्थित यहाँ शिवाजी को कैद कर जयपुर भवन में। इस्लाम नहीं स्वीकार करने के कारण सिखों के 9वें गुरु
गुरु तेग बहादुर की हत्या औरंगजेब ने इसे इतने करवा दी थी, तो हत्या करवा दी। औरंगजेब ने 1679 में जजिया कर को पुनः लागू किया, ये पूछा जाता है। जजिया कर को पुनः लागू कौन किया था? तो औरंगजेब। जजिया कर को पुनः लागू किया। औरंगजेब ने बीबी का मकबरा का निर्माण औरंगाबाद महाराष्ट्र में करवाया। औरंगजेब ने बीबी का मकबरा, ये पूछा जाता है कि बीबी का मकबरा कहाँ स्थित है, तो ये जो है औरंगाबाद महाराष्ट्र में स्थित है। और कौन कराया आप देख ही रहे हैं। औरंगजेब ने बीबी का मकबरा का निर्माण औरंगाबाद महाराष्ट्र में करवाया। बीजापुर एवं गोलकुंडा को औरंगजेब ने मुगल सम्राट में मिलाया 85 और 87 में। तो इतना याद रखिए कि बीजा और गोलकुंडा को भी जीत लिया। आगे चलते हैं। हाँ, ये बीबी का मकबरा खूब पूछा जाता है, आपसे कहेंगे कि आप लोग इसको याद रखेंगे। बीबी का मकबरा औरंगजेब ने निर्माण करवाया और ये कहाँ है? महाराष्ट्र औरंगाबाद में है। जजिया कर को भी पूछा जाता कि पुनः लागू औरंगजेब ने किया था। अब आगे देखिए, मदन्ना एवं अकन्ना नामक ब्राह्मणों का संबंध गोलकुंडा के शासक अबुल हसन से था। मदन्ना एवं अकन्ना नामक ब्राह्मणों का संबंध गोलकुंडा के शासक अबुल हसन से था। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। देखते हैं आगे दोस्तों। औरंगजेब के समय हुए जाट विद्रोह का नेतृत्व गोकुला एवं राजा राम ने किया था। जाट विद्रोह 1670 ईस्वी में तिलपत की लड़ाई में जाट परास्त हुए। सब याद रखना, बहुत छोटी छोटी बातें बहुत जरूरी है, लेकिन जो महत्वपूर्ण चीज़ें इसमें से निकल करके आती हैं तो वो अनुभव से आते हैं कि क्या महत्वपूर्ण है। जो आदमी देखा रहा है कि कहाँ कहाँ से प्रश्न कैसे कैसे पूछे जाते हैं, तो ये मैं आपको बताते रहूँगा जो प्रश्न जहाँ से जैसे पूछे जाते हैं। जैसे गुरु तेग बहादुर की हत्या, औरंगजेब वाली बात और जजिया को पुनः लागू करने वाली बात, ये सब पूछी जाती हैं। गोकुल को मौत के घाट उतार दिया गया, इसके बावजूद जाटों ने 1685 ईस्वी में राजा राम के नेतृत्व में पुनः विद्रोह किया। इन जाटों ने सिकंदरा में स्थित अकबर के मकबरे को भी लूटा। सिकंदरा में स्थित अकबर के मकबरे को भी लूटा। चलिए आगे देखते हैं। भरतपुर राजवंश की नींव औरंगजेब के शासनकाल में जाट नेता एवं राजा राम के भतीजा चूड़ामन ने डाली। भरतपुर राजवंश, चलिए ये महत्वपूर्ण नहीं है। आगे चलते हैं। औरंगजेब के समय में हिंदू मनसबदारों की संख्या लगभग 337 थी, जो अन्य मुगल सम्राटों की तुलना में अधिक थी। औरंगजेब के समय में हिंदू मनसबदारों की संख्या, औरंगजेब सर्वाधिक हिंदू अधिकारियों को नियुक्त करने वाला मुगल सम्राट था। औरंगजेब जो है सर्वाधिक हिंदू अधिकारियों को नियुक्त करने वाला मुगल सम्राट था। ये अच्छी बात है, ये आपको जानना चाहिए। औरंगजेब का पुत्र अकबर ने दुर्गादास के बहकावे में आकर अपने पिता के खिलाफ विद्रोह किया। औरंगजेब का पुत्र अकबर ने दुर्गादास के बहकावे में आकर अपने पिता के खिलाफ विद्रोह किया। औरंगजेब ने कुरान को अपने शासन का आधार बनाया। ये वो अकबर नहीं है जिसको आप जानते हैं, ये दूसरे अकबर हैं, ठीक है ना। मूलतः अकबर जो है किसका पुत्र था? हुमायूं का। मूलतः जो अकबर महान जो हुमायूं का पुत्र था। तो औरंगजेब का पुत्र अकबर, जैसे एक ही नाम के दो लोग नहीं हो सकते हैं, उसी प्रकार से है। औरंगजेब ने कुरान को अपने शासन का आधार बनाया। इसने सिक्के पर कलमा
खुदवाना, नौरोज का त्यौहार मनाना, भांग की खेती करना, गाना बजाना, झरोखा दर्शन, तुलादान प्रथा। इस प्रथा में सम्राट को उसके जन्मदिन पर सोने, चांदी तथा अन्य वस्तुओं से तौलने की प्रथा थी। यह अकबर के ज़माने में प्रारंभ हुई थी, आदि पर प्रतिबंध लगा दिया। तो औरंगजेब जो है इन सब पर प्रतिबंध लगा दिया। ठीक ना, देखिए कह रहा है जब अगर इस अकबर को, यहाँ पर देख रहे हैं कि औरंगजेब का पुत्र अकबर, लेकिन यहाँ पर कह रहा है कि यह अकबर के ज़माने में प्रारंभ हुई थी। ऐसा तो है नहीं कि पुत्र जो है पिता से पहले शासक हो गया, ऐसा नहीं है। ये वही कह रहे हैं कि दूसरे अकबर हैं। मैं आपको ये सब कहानी सुनाने का मतलब ये है, मेरा कहना था कि ये दूसरे अकबर हैं। यह अकबर के ज़माने में प्रारंभ हुई थी, आदि पर प्रतिबंध लगा दिया। तो देखिए इसने सिक्के पर कलमा खुदवाना, नौरोज का जो नौरोज त्योहार होता है उसको भी बंद करवा दिया, भांग की खेती करना, गाना बजाना, झरोखा दर्शन, तुलादान प्रथा जो है क्या था, इस प्रथा में सम्राट को उसके जन्मदिन पर सोने, चांदी तथा अन्य वस्तुओं से तौलने की प्रथा थी, जो अकबर के समय में शुरू हुई थी। चलिए आगे चलते हैं। औरंगजेब ने दरबार में संगीत पर पाबंदी लगा दी। बहुत चीज़ों पर पाबंदी लगाई, देखिए करता क्या है। औरंगजेब ने दरबार में संगीत पर पाबंदी लगा दी और सरकारी संगीतज्ञों को अवकाश दे दिया। जो संगीतज्ञ थे उनको छुट्टी दे दिया गया। भारतीय शास्त्रीय संगीत की फारसी में सबसे अधिक पुस्तकें औरंगजेब के ही शासनकाल में लिखी गई। औरंगजेब स्वयं बीड़ा बजाने में दक्ष था। एक 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 तरफ तो ये क्या कह रहे हैं, देख रहे हैं कि जितने संगीतज्ञ थे संगीत पर पाबंदी लगा दी इसने। मैंने इसका ये था कि ऐशो आराम नहीं करना है, देख रहे हैं ना, इसका ऐशो आराम ने औरंगजेब ने दरबार में संगीत पर पाबंदी लगा दी तथा सरकारी संगीतज्ञों को अवकाश दे दिया गया। भारतीय शास्त्रीय संगीत पर फारसी में सबसे अधिक पुस्तकें औरंगजेब के ही शासनकाल में लिखी गई। औरंगजेब स्वयं बीड़ा बजाने में दक्ष था। आगे चलते हैं। औरंगजेब ने 1665 ईस्वी में हिंदू मंदिरों को तोड़ने का आदेश दिया। 1665 ईस्वी में हिंदू मंदिरों को तोड़ने का आदेश दिया। इसके शासनकाल में तोड़े गए मंदिरों में सोमनाथ का मंदिर, बनारस का विश्वनाथ मंदिर एवं वीर सिंह देव द्वारा जहांगीर काल में मथुरा में निर्मित केशव राय मंदिर थे। तो देखिए कि ये तो एक तरफ तो अब इसके शासनकाल में मनसबदारों की, हिंदू मनसबदारों की संख्या सबसे ज़्यादा थी। दूसरे तरफ ये हिंदू मंदिरों को तोड़ने का आदेश दिया, जिसमें सोमनाथ का मंदिर देखिए एक बहुत ऐतिहासिक चर्चित मंदिर है। बनारस का विश्वनाथ मंदिर उसमें शामिल था। वीर सिंह देवरा द्वारा जहांगीर काल में मथुरा में निर्मित केशव राय मंदिर, इन सब मंदिरों को ये तोड़ने का आदेश दे दिया। आगे चलते हैं। औरंगजेब की मृत्यु 1707 ईस्वी को हुई। आप ये देख रहे हैं कि अपने भाई को मारकर और अपने पिता को बंदी बनाकर औरंगजेब गद्दी पर बैठा था। आप समझ सकते कितना क्रूर होगा। इसे खुलदाबाद, जो अब रोजा कहलाता है, में दफनाया गया। औरंगजेब के समय सूबों की संख्या 20 थी। तो वही कह रहा कि औरंगजेब की मृत्यु 1707 ईस्वी को हुई। इसे खुलदाबाद, जो अब रोजा कहलाता है, में दफनाया गया। आगे चलते हैं। औरंगजेब दारुल हर्ब, काफिरों का देश, को दारुल इस्लाम, इस्लाम का देश में परिवर्तित करने को अपना महत्वपूर्ण लक्ष्य मानता था। तो जो काफिरों के देश को मैंने वो ये इस्लाम का देश में परिवर्तित करने को अपना महत्वपूर्ण लक्ष्य मानता था औरंगजेब। आइए चलते हैं, अर्थात इस्लाम धर्म किसको प्रिय था। औरंगजेब के शासनकाल में मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे। ये उटपटांग काम कर रहा है। एक तरफ तो मुस्लिम माने चीज़ को बढ़ावा दे रहा है, और उसके बाद में इसके समय में मनसबदारों की संख्या ज़्यादा हिंदू थी, और ये देख रहे हैं कि हिंदू सेनापति भी ज़्यादा थे।
तो ये कंट्राडिक्ट कर रहा है। आगे चलते हैं। फ्रांसीसी यात्री फ्रांकोइस वर्नियर औरंगजेब के चिकित्सक थे। फ्रांसीसी यात्री फ्रांकोइस वर्नियर औरंगजेब के चिकित्सक थे। आगे हम लोग देखेंगे मुगल शासन व्यवस्था। तो आइए इसको देखते ही हैं। बहुत दिन के बाद तो वीडियो बन रही है, थोड़ा सा इसको देखना जरूरी है। चलिए दोस्तों देखते हैं आगे। मुगल शासन व्यवस्था। मंत्री परिषद को विजारत कहा जाता था। यहाँ से ये जो शासन व्यवस्था थी, यहाँ से आपको अच्छी अच्छी चीज़ें मिलेंगी और आपको मेंस में लिखने के लिए काम आएंगी। चलिए आगे चलते हैं। मंत्रिपरिषद को विजारत कहा जाता था। बाबर के शासनकाल में वजीर पद काफी महत्वपूर्ण था। बाबर के शासनकाल में वजीर पद काफी महत्वपूर्ण था। सम्राट के बाद शासन के कार्यों को संचालित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी वकील था। सम्राट के बाद शासन के कार्यों को संचालित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी वकील था, जिसके कर्तव्यों को अकबर ने दीवान, मीर बख्शी, सद्र उस सद्र एवं मीर शमन में विभाजित कर दिया। जो इसके काम को अकबर जो है दीवान, मीर बख्शी, सद्र उस सद्र, मीर शमन में विभाजित कर दिया। आगे चलते हैं। औरंगजेब के समय में असद खान ने सर्वाधिक 31 वर्षों तक दीवान के पद पर कार्य किया था। असद खान। मीर बख्शी द्वारा सरखत नाम के पत्र पर हस्ताक्षर के बाद ही सेना को हर महीने वेतन मिल पाता था। मीर बख्शी द्वारा सरखत, तो ये पूछ लेता है, ठीक है ना। अभी पूछे कि मुगल काल में सरखत क्या था। मीर बख्शी द्वारा सरखत नाम के पत्र पर हस्ताक्षर के बाद ही सेना को हर महीने वेतन मिल पाता था। आगे चलते हैं। जब कभी सद्र न्याय विभाग के प्रमुख का कार्य करता था, तब उसे काजी कहा जाता था। तो न्याय विभाग का जब काम होता था, करता था जब कोई आदमी, जब कभी सद्र न्याय विभाग के प्रमुख का कार्य करता था, तब उसे काजी कहा जाता था। लगानहीन भूमि, मदद ए मास का निरीक्षण सद्र करता था। जिस भूमि पर लगान नहीं लगता था, लगानहीन भूमि, मदद ए मास का निरीक्षण सद्र करता था। सम्राट के घरेलू विभागों का प्रधान मीर शमा कहलाता था। सम्राट के घरेलू विभागों का प्रधान मीर शमा कहलाता था। सूचना एवं गुप्तचर विभाग का प्रधान दरोगा ए डाक चौकी कहलाता था। सूचना एवं गुप्तचर विभाग का प्रधान दरोगा ए डाक चौकी कहलाता था। शरीयत के प्रतिकूल कार्य करने वालों को रोकना आम जनता के दुष्चरित्रता से बचाने का कार्य मुहत्सिब नामक अधिकारी करता था। तो देखिए क्या कह रहा है कि शरीयत के प्रतिकूल कार्य करने वाले को रोकना आम जनता के दुष्चरित्रता से बचाने का कार्य मुहत्सिब नामक अधिकारी करता था। प्रशासन की दृष्टि से मुगल साम्राज्य का बंटवारा सूबों का सरकार में, सरकार का परगना या महाल में, तब महाल का जिला या दस्तूर में, और दस्तूर ग्राम में बटे थे। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। जैसे आज के समय में हमारा देश जो किस में बटा हुआ है, देश जो राज्यों में बटा हुआ है, राज्य जिलों में बटा हुआ है। वही कह रहा है कि प्रशासन की दृष्टि से मुगल साम्राज्य का बंटवारा सूबों में, सूबा अर्थात राज्य हो गया, सूबों का बंटवारा सरकार में, सरकार का बंटवारा परगना या महाल में, महाल का बंटवारा जिला या दस्तूर में, और दस्तूर ग्राम में बटे थे। ये आप याद रखेंगे, हायरार्की जो है आप याद रखेंगे। सूबा, सरकार, परगना, महाल, उसके बाद दस्तूर, महाल का जिला में,
या दस्तूर, डिस्ट्रिक्ट या दस्तूर हो गया, और दस्तूर जो है ग्राम में। तो ये एसएसपी एमडीजी, एसएसपी एमडीजी इतना याद रखेंगे ताकि आपको कुछ हेल्प मिल जाए। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम थी, जिसे मावदा या दीह कहते थे। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम थी, जिसे मावदा या दीह कहते थे। मावदा के अंतर्गत छोटी छोटी वस्तुओं को नागला कहा जाता था। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम थी, जिसे मावदा या दीह कहते थे। मावदा के अंतर्गत छोटी छोटी वस्तुओं को नागला कहा जाता था। आइए आगे चलते हैं दोस्तों। मुगल काल के प्रमुख अधिकारी एवं कार्य, पद और उनका कार्य क्या था। सूबेदार, प्रांतों में शांति स्थापित करना। प्रांत कार्यकारिणी का प्रधान। सूबेदार जो था प्रांतों में शांति स्थापित करना। दीवान जो था प्रांतीय राजस्व का प्रधान, सीधे शाही दीवान के प्रति जवाबदेही। दीवान जो है राजस्व का प्रधान। बख्शी, प्रांतीय सैन्य प्रधान। फौजदार, जिले का प्रधान फौजी अधिकारी। आमिल या अमल गुजार, जिले का प्रमुख राजस्व अधिकारी। तो राजस्व दीवान भी था और आमिल भी था, लेकिन अंतर ये था कि दीवान पूरे प्रांत का होता था और तो देखिए दोस्तों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट है कि दीवान जो था ये भी राजस्व का अधिकारी था और आमिल भी राजस्व का अधिकारी था। लेकिन दीवान जो प्रांतीय अधिकारी था और आमिल जो है जिले का प्रमुख अधिकारी था। कोतवाल जो है नगर प्रधान होता था, नगर। चलिए आइए चलते हैं। सिकदार परगने का प्रमुख अधिकारी था और आमिल जो है, देखिए आमिल दो जगह, देखिए इसको क्या कह रहा है। आमिल ग्राम के कृषकों से प्रत्यक्ष संबंध बनाना एवं लगान निर्धारित करना। अच्छा, चलिए जिले का अधिकारी हो तो ये हो सकता है आमिल या अमल गुजार, ये तो जिला वाला हो गया। और यहाँ पर देखिए आमिल जो है ग्राम के कृषकों से प्रत्यक्ष संबंध बनाना एवं लगान निर्धारित करना। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। शाहजहां के शासनकाल में सरकार एवं परगना के मध्य चकला नाम की एक नई इकाई की स्थापना की गई थी। शाहजहां के शासनकाल में सरकार एवं परगना के मध्य चकला नाम की एक नई इकाई की स्थापना की गई थी। भूमि कर के विभाजन के आधार पर मुगल साम्राज्य की समस्त भूमि 3 वर्गों में विभाजित थी। खालसा भूमि प्रत्यक्ष रूप से बादशाह के नियंत्रण में। जागीर तनख्वाह के बदले दी जाने वाली भूमि। सरयुगल या मदद ए मासा अनुदान में दी गई लगानहीन भूमि। इसे मिल्क भी कहा जाता था। ये बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट है कि मुगल के समय में जो भूमि थी तीन वर्गों में विभाजित थी। खालसा भूमि प्रत्यक्ष रूप से बादशाह के नियंत्रण में। जागीर भूमि तनख्वाह के बदले में दी जाने वाली भूमि। आप फिल्म में देखते थे कि ये जागीर इनको दी गई है। सरयुगल या मदद ए मासा अनुदान में दी गई लगानहीन भूमि, इसे मिल्क भी कहा जाता था। आइए आगे चलते हैं। ये शासन व्यवस्था ही महत्वपूर्ण है, ये सब चीज देखना यही महत्वपूर्ण है। कब जन्म हुआ कब मरा ये सब थोड़ा कम महत्वपूर्ण होता है। शेरशाह द्वारा भू राजस्व हेतु अपनाई जाने वाली पद्धति राई का उपयोग अकबर ने भी किया।
शेरशाह द्वारा भू राजस्व हेतु अपनाई जाने वाली पद्धति राई का उपयोग अकबर ने भी किया। आगे चलते हैं दोस्तों। अकबर के द्वारा करोड़ी नामक अधिकारी की नियुक्ति इतने ईस्वी में की गई थी। इसे अपने क्षेत्र से 1 करोड़ दाम वसूल करना होता था। इसे अपने क्षेत्र से 1 करोड़ दाम वसूल करना होता था। 1580 ईस्वी में अकबर ने दसाला नाम की, इसको देखिए, अकबर के द्वारा करोड़ी नामक अधिकारी की नियुक्ति इतने से कि इसे अपने क्षेत्र से 1 करोड़ दाम वसूल करना होता था, इसीलिए इसका नाम करोड़ी पड़ गया। 1500 से अकबर ने दसाला नाम की नवीन कर प्रणाली प्रारंभ की। इस व्यवस्था को टोडरमल बंदोबस्त भी कहा जाता है। इस व्यवस्था के अंतर्गत भूमि को 4 भागों में विभाजित किया गया था। टोडरमल जो है अकबर का भू राजस्व से संबंधित मंत्री था। तो ये देखिए, नाम की नवीन कर प्रणाली, दसाला नाम की नवीन कर प्रणाली प्रारंभ की थी। इस व्यवस्था को टोडरमल बंदोबस्त भी कहा जाता था। इस व्यवस्था के अंदर भूमि को 4 भागों में विभाजित किया था। देखिए अब कौन कौन सी 4 थी। पोलज, इसमें नियमित रूप से खेती होती थी, वर्ष में 2 बार फसल। टोडरमल बंदोबस्त के अंतर्गत जो भूमि 4 भागों में विभाजित थी, पोलज, परती, चाचर, बंजर, इसमें नियमित रूप से खेती होती थी। परती, इस भूमि पर 1 या 2 वर्ष के अंतराल पर खेती की जाती थी। 1 या 2 वर्ष के अंतराल पर परती भूमि पर। आज भी देखते हैं कि आज तक खेत परती पर हुआ है। चाचर, इस पर 3 से 4 वर्ष के अंतराल पर खेती की जाती थी। और बंजर, यह खेती योग्य भूमि नहीं थी, इस पर लगान नहीं वसूला जाता था। तो पोलज, पोलज में खेती होती थी साल भर में 2 बार। परती में 2 वर्ष, 1 या 2 वर्ष के अंतराल पर खेती होती थी। चाचर जो है 3 से 4 वर्ष के अंतराल पर खेती होती थी। और बंजर पर खेती ही नहीं होती थी। आगे चलते हैं। 1570-71 ईस्वी में टोडरमल ने खालसा भूमि पर भू राजस्व की नवीन प्रणाली जब्ती प्रारंभ की। इसमें कर निर्धारण की 2 श्रेणी थी। एक को तखसीस एवं दूसरे को तहसील कहते थे। औरंगजेब ने तखसीस एवं दूसरे को तहसील कहते थे। औरंगजेब ने अपने शासनकाल में नस्क प्रणाली को अपनाया और भू राजस्व की राशि को उपज का आधा कर दिया। औरंगजेब ने अपने शासनकाल में नस्क प्रणाली को अपनाया और भू राजस्व की राशि को उपज का आधा कर दिया। आगे चलते हैं। मुगल काल में कृषक 3 वर्गों में विभाजित थे। खुद कास्त, ये किसान उसी गांव की भूमि पर खेती करते थे जहां के वे निवासी थे। ये सब चीजें जानना जरूरी है। देखिए खुद कास्त कौन होते थे। कृषक, जमीन जो है टोडरमल बंदोबस्त के अंतर्गत 4 भागों में 4 प्रकार से बटी थी। और कृषक जो, किसान जो है 3 प्रकार से बटे थे। कैसे। खुद कास्त, ये किसान उसी गांव की भूमि पर खेती करते थे जहां के वे निवासी थे। पाही कास्ट, ये दूसरे गांव जाकर कृषि कार्य करते थे। मुजारियन, खुद कास्त कृषकों से भूमि किराए पर लेकर कृषि कार्य करते थे। क्या कह रहा है। खुद कास्ट कृषकों से भूमि किराए पर लेकर कृषि कार्य करते थे। ये आज भी होता है। देखिए खुद कास्ट, खुद कास्ट मतलब कि खुद की भूमि पर काम करना, उसी गांव में काम करना, ठीक ना। पाही कास्ट, ये पाही, आज भी जो पाही शब्द देखें गांव में उपयोग किया जाता है, जो आपको दूसरे जगह भी खेतों आप जाते हैं तो वही पाही कास्ट, ये दूसरे गांव जाकर कृषि कार्य करते थे। मुजारियन, खुद कास्ट कृषकों से भूमि किराए पर लेकर कृषि कार्य करते थे। ये बहुत ही अच्छा फैक्ट है मुजारियन। आगे चलते हैं। मुगल काल में रुपए की सर्वाधिक ढलाई औरंगजेब के समय में हुई। आना सिक्के का प्रचलन शाहजहां ने करवाया। 1 आना 2 आना जो आप देखते हैं, तो ये दोनों फैक्ट देख लीजिए। मुगल काल में रुपए की सर्वाधिक ढलाई औरंगजेब के समय में हुई।
आना सिक्के का प्रचलन शाहजहां ने करवाया। आगे चलते हैं। जहांगीर ने अपने समय में सिक्कों पर अपनी आकृति बनवाई। जहांगीर जहांगीर ने अपने समय में सिक्कों पर अपनी आकृति बनवाई, साथ ही उस पर अपना एवं नूरजहां का नाम अंकित करवाया। ठीक है ना, अपना एवं नूरजहां। नूरजहां का नाम कैसे नहीं अंकित करवाता? नूरजहां के रूप को देख करके ललायित हो गया था, मोहित हो गया था शाह जहांगीर, फिर उससे विवाह भी कर लिया। अपना एवं नूरजहां का नाम अंकित करवाया। आगे चलते हैं। मुगल कालीन लगान वसूल करने की व्यवस्था। तो गल्ला बख्शी, इसमें फसल का कुछ भाग सरकार द्वारा ले लिया जाता था। फसल का कुछ भाग। आगे चलते हैं। नसक, इसमें खड़ी फसल के आधार पर लगान का अनुमान लगाकर फसल कटने पर उसे ले लिया जाता था। यह व्यवस्था बंगाल में थी। तो नसक। अब जब्ती में क्या होता था? इसमें बोई गई फसल के आधार पर लगान का निश्चय किया जाता था, जो नकद लिया जाता था। नकद। जब्ती, इसमें बोई गई फसल के आधार पर लगान का निश्चय किया जाता था, जो नगद लिया जाता था। बोई गई फसल के आधार पर, भैया आप कौन सी फसल बो रहे हैं, उसके आधार पर कहा जाता था कि भैया हमको इतना दे देना, आप चाहे ये वो मैंने जो फसल बोएंगे उसके अनुसार आप उसको नगद जो है, नकद, ये शब्द जो है प्रचलन में नहीं आता है, लोग गलती कर देते हैं। नकद, नगद नहीं होता है, नकद। नकद, नकद लिया जाता था। सबसे बड़ा सिक्का संसव सोना का था। स्वर्ण का सबसे प्रचलित सिक्का इलाही था। सबसे बड़ा सिक्का संसव सोना का था। स्वर्ण का सबसे प्रचलित सिक्का इलाही था।